क्या सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करना ही एग्रीकल्चर है? और दूसरा, क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर का हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए और एग्रीकल्चर के क्या प्रॉब्लम्स हैं? सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण पानी। तो आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड इन डिटेल। तो एग्रीकल्चर, यस, दो वर्ड्स से मिलकर बना है ये टर्म एग्रीकल्चर। एग्री मीन्स लैंड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो मतलब हो गया क्लियर, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो लोग समझते हैं सिर्फ पेड़ पौधे, यस, क्रॉप्स उगाना इज एग्रीकल्चर। जी नहीं, यस। आइए क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर का पहले मीनिंग क्या है। तो एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेयर लाइव स्टॉक। क्रॉप्स उगाना और लाइव स्टॉक अर्थात जीव जंतुओं का पालन करना, उनकी रेयरिंग करना, ब्रीडिंग करना, जैसे काउस, बफेलोज, गोट को पालना, है ना, उनके लिए फॉडर उगाना, ये है एग्रीकल्चर। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जानते ही हैं। इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, हम कृषि आधारित देश हैं। हमारे देश में आज भी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रही है? यस, आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके फैमिली का अपना खेत होगा, अपने गांव में जमीनें होंगी जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा। आई होप ऐसा हो रहा होगा। अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यस, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी फैमिली के पास एग्रीकल्चर लैंड है और वहां पर खेती हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप नो से भी जवाब दे सकते हैं। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। भारत में आबादी बढ़ती जा रही है, इस बढ़ती आबादी को खाना चाहिए, तो एग्रीकल्चर दे रहा है। और दूसरा, फॉडर फॉर द लाइव स्टॉक, फॉडर चारा। जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं अर्थात हमारे पास काउ, गोट, बफेलोज और अदर एनिमल्स हैं, है ना, उनके लिए चारा भी कहां से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से मिल रहा है। और क्या प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर? रॉ मटेरियल देता है, यस, रॉ मटेरियल देता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, जैसे कि चीनी की मिल। तो चीनी की मिल में चीनी कैसे बनती है? यस, गन्ने से बनती है। तो शुगर केन कहां आता है? खेतों से आता है। तो हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा एग्जांपल, चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल, हाँ, ये जो हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, यस, कॉटन कपड़े पहन रहे हैं हम लोग, कॉटन शर्ट, कॉटन पैंट पहन रहे हैं। तो ये कॉटन के कपड़े कैसे बने? यस, कॉटन प्लांट से कॉटन जो निकला, कॉटन बॉल्स जो निकली, ये पहुंची कहां पर? टेक्सटाइल मिल्स पे, जहां पे पहले धागा बनेगा और फिर कॉटन के गारमेंट्स बनेंगे। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स मार्केट टू द इंडस्ट्रियल गुड्स। यस, जो इंडस्ट्रीज गुड्स बना रही हैं, यस, मशीनरी बना रही है, इक्विपमेंट्स बना रही है, फार्म टूल्स बना रही है, फर्टिलाइजर बना रही है, उनके लिए भी क्या है? फार्मिंग क्या है? खेत क्या है? इंडस्ट्री के लिए एक मार्केट है। यस, मार्केट टू द इंडस्ट्रियल गुड्स सच एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फार्म इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, है ना, इन सब के लिए। नेक्स्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंस, इट अकाउंट्स फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। यस, अभी भी इंडिया का 20+%, यस, 20% से आज भी अधिक एक्सपोर्ट एग्री एक्सपोर्ट है। यस, है ना, 20% से ज्यादा जीडीपी का एक्सपोर्ट, यस, एग्रीकल्चर से हो रहा है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन। यू नो वेरी वेल, ये पॉइंट तो आप जानते ही हैं। तो क्या सब रोजी है? क्या सब अच्छा है एग्रीकल्चर सेक्टर में? कोई समस्या नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में? करेक्ट, बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आइए उन प्रॉब्लम्स को 4 हेडिंग्स में समझते हैं। यस, 4 हेडिंग्स में वो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है एनवायरमेंट फैक्टर की। यस, ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कंट्रोलेबल नहीं भी है। सबसे पहला है अनरिलायबल रेनफॉल। अनरिलायबल रेनफॉल, यस, बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, पड़ती है तो ओवर हो जाती है, फ्लडिंग हो जाती है, और कम हो जाता है तो ड्राउट हो जाता है प्रॉब्लम। नेक्स्ट, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन मींस प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, फील्ड्स को पानी देना। यस, इसके लिए टैंक्स चाहिए, कैनाल्स चाहिए, वेल्स चाहिए। अगर आपने वाटर रिसोर्सेस चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक ज्योग्राफी में, प्लीज
जरूर देखिए। इस वीडियो के एंड में आपको वाटर रिसोर्सेज का एंड स्क्रीन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वाटर रिसोर्स चैप्टर मेरा देख सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि कोई ज्योग्राफी की टॉपिक, कोई हिस्ट्री सिविक्स की टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली टाइप करिए उस चैप्टर का नाम। लेट्स से आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, आप लिखिए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बाय सर तरुण रुपानी। करके ट्राई करके देखेंगे? यस, आप ट्राई करके देखिए, आपको आपके चैप्टर का पूरा वीडियो जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन मींस सॉइल का बह जाना, मूव अवे कर जाना बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, रनिंग वाटर। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, डैमेज टू द सॉइल है, एनवायरमेंटल लॉस टू द सॉइल है। और फोर्थ और आखिरी एनवायरमेंट फैक्टर क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। फार्मर्स आज भी ओल्ड और आउटडेटेड टेक्निक यूज कर रहे हैं, आज भी बैल का कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं प्लॉइंग करने में, जबकि ट्रैक्टर्स और नए टाइप के फार्म इंप्लीमेंट्स उपलब्ध है बाजार में। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। न सिर्फ खेत छोटे हैं बल्कि खेत बिखरे हुए भी हैं, एक प्लेस में सारी लैंड नहीं है। नतीजा क्या होगा आप जानते ही हैं। फार्मर्स अगर यहां खेती करेंगे तो वो वाला खेत छूट जाएगा, अगर खेती वहां भी कर देंगे तो उसको मॉनिटरिंग करने में उसकी देखभाल करने में उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। छोटी लैंड होने की वजह से वो मॉडर्न मींस ऑफ इरिगेशन का भी नहीं यूज कर पा रहा है, मॉडर्न टेक्निक भी यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स। ये बहुत बड़ी समस्या है। रिच फार्मर्स या मनी लेंडर्स, जिनको हम जमींदार के नाम से भी जानते हैं, ये फार्मर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। इनके आउटपुट को, इनके प्रोड्यूस को क्या करते हैं, बहुत कम दाम में इनसे ले लेते हैं और मार्केट्स में जाकर के हाई प्राइस में बेच देते हैं। तो मेहनत करता है फार्मर पर फायदा ले लेता है कोई दूसरा। अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लैंड ओनर्स जो कि रहते तो सिटी में हैं पर फार्मर्स में को क्या करते हैं, गांव में जो एक्चुअल फार्मर्स हैं उनको खेती के लिए दे देते हैं और उनसे कुछ क्रॉप का शेयरिंग कर लेते हैं। अल्टीमेटली फार्मर जो एक्चुअल काम कर रहा है उसे सफर करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। और ये प्रॉब्लम है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की। कैसा एग्रीकल्चर? सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस शब्द का मतलब होता है गुजारा। तो फार्मर्स के पास लैंड इतनी छोटी है और टेक्निक पुरानी है तो वो सिर्फ इतना उगा पाते हैं कि अपने और अपने परिवार का ही भरण पोषण कर पाते हैं। अर्थात आउटपुट इतना नहीं है कि वो जाके मार्केट में बेच करके आए और कैश जनरेट कर सके। इसका नाम रखा गया है सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये इकोनॉमिकली फार्मर्स को क्या बना रहा है, और कमजोर बना रहा है और दूसरों पे डिपेंडेंट बना रहा है। ह्यूमन एलिमेंट। हमारे देश में फार्मर्स यूजुअली गरीब घर के लोग हैं, अनएजुकेटेड घर के लोग हैं और अक्सर वो एक ऐसी प्रॉब्लम में कॉट अप है जिसका नाम है डेब्ट ट्रैप। कर्ज के जाल में वो हमेशा फंस जाते हैं क्योंकि ये इनोसेंट होते हैं, सीधे होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, तो इस मॉडर्न टेक्निक नहीं यूज करने आती है और नतीजा ये अक्सर रिच फार्मर्स के या लैंडलॉर्ड्स के झांसे में आ जाते हैं। नतीजा इनका बहुत लॉस होता है। नेक्स्ट है चैलेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। 1991 याद रखिएगा, 1991 एक टर्निंग ईयर है हमारे देश के लिए, हमारे देश की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इस साल एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गलत। क्या कहा मैंने? एकदम गलत। क्यों? क्योंकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में हमने वर्ल्ड की कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया ताकि वो इंडिया में आकर फ्रीली बिजनेस कर सके, बिना किसी लाइसेंस, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी परमिशन के लिए। नतीजा क्या हो जाएगा? हमारे फार्मर्स जो कि छोटे हैं, गरीब हैं, वो विदेशी कंपनियों से जो बड़े लैंड ओन करती हैं उनसे वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी सब्सिडीज क्या करते जा रही है, कम करते जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फार्मर्स ऑलरेडी डेब्ट रिडन है, कर्ज में डूबे हुए हैं, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम है उनके साथ कि अब विदेशी कंपनियों से बड़े लैंड
ओनर से जो विदेशों में काम कर रहे हैं, जहां पे वो बड़े स्केल पे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे उनको इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। यस, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट टेक्निक। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हमारे देश में फार्मर्स कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी टेक्निक जिससे आउटपुट ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यस, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब क्या गवर्नमेंट ने किया जब एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स आई। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म स्टेप्स उठाए। आइए देखते हैं कुछ रिफॉर्म स्टेप्स। गवर्नमेंट ने सेटअप किया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यस, ये एक संस्था है जो फार्मर्स को हेल्प करती है उनके सॉइल टेस्टिंग करके। यस, इनकी सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं। सॉइल टेस्टिंग लैब से सॉइल का पता चल जाता है कि सॉइल एसिडिक है, बेसिक है, और किस क्रॉप के लिए वो सॉइल सुटेबल है। ये हेल्प करती है फार्मर्स को जानने में कि क्या राइट काइंड ऑफ केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स वो अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई है, जहां पर जो यंग लड़के हैं वो एग्रीकल्चर की डिग्री लेकर के वो फार्मिंग का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। वेटनरी सर्विसेज और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स शहरों में बनाए जा रहे हैं, जहां पे फार्मर्स के पास जो एनिमल्स हैं, स्पेशली काऊ, बुलक, गोट, इनका वो ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं और इनकी देखभाल भी हो सकती है। एक तरह से कहे जानवरों के डॉक्टर का भी सेंटर है ये। किसान कॉल सेंटर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जिसमें किसान कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। आइए बिगिन करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट तरीका है, यस, किस तरीके से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को मैनीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। यस, हरित क्रांति। तो क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन? कोई अचानक ऐसा हुआ कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई, तो इसका नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। यस, इट रेफर्स टू द ड्रास्टिक इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, स्पेशली द व्हीट, ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s। यस, 1960s एंड 70s के दौर में अचानक मल्टीफोल्ड टाइम्स, कई गुना टाइम्स व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और उस दौर का नाम रखा गया हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या था इस ग्रीन रेवोल्यूशन में, आइए जानते हैं और कैसे आया ये। तो इसके की फीचर्स या एलिमेंट्स, इसका नाम दिया गया न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के एलिमेंट्स, पहला, यूज ऑफ लार्ज कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स। क्या यूज करेंगे फार्म्स के लिए? यस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट करके यस खेती बाड़ी करेंगे। और क्या करेंगे? साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग। यस, नए और साइंटिफिक तरीकों से खेती बाड़ी करेंगे, है ना। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उगा दिया, नहीं, पहले सॉइल का पता लगाएंगे कि किस क्रॉप के लिए मेरी सॉइल फेवरेबल है। मैंने बताया था ICAR के बारे में, ये बताती है। और किस तरह के पेस्टिसाइड्स, किस तरह के क्रॉप्स के लिए हमारी फील्ड्स तैयार है। और क्या करेंगे? यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, इसको कई बार मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं, या HYV, यस, शॉर्ट फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करेंगे। और इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर और इवन पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। नतीजा क्या होगा? जब इन सारे मॉडर्न तरीकों का यूज करेंगे तो खेती का आउटपुट, खेती की उपज मल्टीपल टाइम्स करेक्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसी का नाम रखा गया है ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपको मेरे पढ़ाई कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका, दबाइए सब्सक्रिप्शन बटन और ऑल पर प्रेस करिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे प्रेस करिए, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सिर्फ फायदा ही मिला या सिर्फ बुराई हुई? तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। यस, एवरी थिंग हैज टू एस्पेक्ट्स, गुड एंड बैड। तो आइए देखते हैं पहले क्या इंपैक्ट, गुड इंपैक्ट क्या रहा। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया
तो एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज हुआ। अब फार्मर्स सिर्फ सब्सिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, अर्थात सिर्फ अपने लिए और अपने फैमिली के लिए नहीं उगा रहे हैं, बल्कि अब कमर्शियल स्केल पे उगा रहे हैं या मार्केट के लिए उगा रहे हैं, क्योंकि अब आउटपुट ज्यादा हो रहा है और पैसा भी वो कमा पा रहे हैं। और क्या फायदा मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का? इट मेड इंडियन इकोनॉमी अब सेल्फ सफिशिएंट बन गई फूड ग्रेन्स के मामले में। इससे पहले 1960 से पहले इंडिया को फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी और फूड का आउटपुट कम था। थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन की इस समस्या से हम बाहर निकल आए। हम अपने आबादी के हिसाब से आज काफी अच्छी मात्रा में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इट क्रिएटेड मोर एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो आपको ज्यादा लेबर लगेंगे, ज्यादा मशीन लगेगी, नतीजा क्या हो जाएगा? ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। और क्या फायदा मिलेगा देश को? इट गेव हायर प्रॉफिट्स टू फार्मर्स एंड द विलेज ऑल्सो प्रॉस्पर्ड। यस, गांव अब तरक्की कर गए, गांव भी उन्नति कर गए, और फार्मर्स जो पहले पुअर थे, यस, अब वो उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई। तो क्या सब अच्छा था? क्या सब रोजी था? ऐसा नहीं है, कुछ एडवर्स इंपैक्ट भी हुआ। क्या बुरा था? यस, अब क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ये कहता है कि आप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज करिए, पेस्टिसाइड यूज करिए, केमिकल फर्टिलाइजर लगाइए, एक्सेसिव इरिगेशन फैसिलिटी करिए, तो उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट होगा ही होगा। और वो हार्मफुल इफेक्ट क्या है? लैंड का डिग्रेडेशन। यस, जमीन की उपजाऊ शक्ति अगर लॉन्गर पीरियड तक, यस, लंबे समय तक हम क्या करेंगे? पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज करेंगे, तो उपजाऊ शक्ति तो गिरेगी। क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स खराब हो जाएंगे, और यही हुआ है। लैंड डिग्रेडेशन हो गई केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, और इवन बायोडाइवर्सिटी, यस, जो विविधता थी प्लांट्स में, एनिमल्स में, वो डाइवर्सिटी कम होने लगी। यस, अब आते हैं नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ईयर 2000। तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है स्टैग्नेंट है, बैठ गई है। यस, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? फार्मर्स के लिए कुछ नई पॉलिसीज, कुछ नए नियम ला रही है। आइए देखते हैं। पहला, इट एम्स ओवर 4% ग्रोथ रेट। यस, एनुअल ग्रोथ रेट कितना चाहते हैं किसानों का हो जाए? कम से कम 4% ग्रोथ रेट हो जाए। और क्या चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीज के काम में आगे बढ़े। इसका मतलब है कि अब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ किसान ना हो, किसानों को प्राइवेट सेक्टर से ठेका मिले आउटपुट यूज करने का। आपको शायद पता हो, जो बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जैसे स्पेंसर, बिग बाजार, इन्होंने ये प्रोसेस कर रखा है। ये फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, उनको ठेका दे देते हैं कि जितना उनका आउटपुट होगा उतना हम पूरा ही खरीद लेंगे, उनको एडवांस में भी कुछ पेमेंट दे देते हैं। तो यस, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। हाई प्रायोरिटी टू एनिमल हस्बेंड्री। गवर्नमेंट जो फार्मर्स एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, एनिमल को हस्बैंड बना लेते हैं अपना, जस्ट अ जोक, ऐसा नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स रियरिंग, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। यस, गवर्नमेंट ने इसके सेंटर खोल रखे हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं जैसे हैन, टर्की, है ना, उसको पालने मदद करना। डेयरी फार्मर्स, है ना, जो डेयरी एनिमल्स हैं उनको पालना। और एक्वाकल्चर अर्थात फिशिंग या इस तरह के कोई वाटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ग्रो करना, इनके लिए गवर्नमेंट उनको बहुत मदद कर रही है। इवन चीपर लोन्स दे रही है फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स के पास एक एक्स्ट्रा इनकम का साधन हो। और क्या कर रही है? रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ एग्री कम्युनिटीज टू बी रिमूव। पहले एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी, और इवन आउटसाइड द कंट्री जाने के लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रही है? रिस्ट्रिक्शंस को हटा रही है, ताकि फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट का हायर प्राइस मिल सके। नेक्स्ट है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को बहुत तेजी से सरकार बढ़ावा दे रही है, क्योंकि गांव में अब जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, वो बिजली से चलने वाले हैं। जैसे पंप हो गए जो पानी जमीन से निकालते हैं बड़े बड़े, है ना, तो वो पंप भी बिजली से चलते हैं। तो बिजली ना हो गांव में तो पंप का तो कोई यूज नहीं है। इसीलिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को गवर्नमेंट बहुत तेजी से बढ़ा रही है, इंटेंसिफाई कर रही है। और अब गवर्नमेंट ने नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम निकाली है। यस, इस एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब फार्मर्स के क्रॉप का उन्हें बीमा मिल जाएगा। इनकेस क्रॉप फेल भी हो जाता है, किसी वजह से क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाते हैं, खराब हो जाते हैं, एक्सेस बारिश हो गई, धूप पड़ गई, बर्फ गिर गई, पाला पड़ गया, नो वरी। यस, किसानों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेशनल इंश्योरेंस स्कीम है उनके साथ। क्या होता है सबसिस्टेंस? सबसिस्टेंस मतलब निर्वाह करना, गुजारा करना। तो यस, एक ऐसी फार्मिंग
जिसमें फार्मर्स सिर्फ इतना उगाते हैं कि उससे सिर्फ उनके और उनके परिवार का सिर्फ गुजारा हो सके। नाम है सबसिस्टेंस फार्मिंग। आइए जानते हैं क्या होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग और उसके कुछ फीचर्स जानते हैं। सबसे पहला फीचर है कि इसमें लैंड होल्डिंग्स छोटी होती हैं और इवन स्कैटर्ड भी होती है, बिखरी हुई होती हैं। फार्मर्स पुराने ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग में, जैसे बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट भी इसका प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम निकलता है और ज्यादातर वो आउटपुट जो है वो फैमिली में ही कंज्यूम हो जाता है। इसका मतलब इतना ज्यादा नहीं उगता है कि वह बाजार में ले जाके बेच सके। इसीलिए फोर्थ पॉइंट भी से मिलता हुआ है, मोस्टली फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप्स, ज्यादातर वो खाने वाले क्रॉप्स ग्रो करते हैं और वो सरप्लस भी नहीं होता है, इतना होता है कि अपने परिवार का गुजारा कर सके। अगर सबसिस्टेंस का आपसे अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? सबसिस्टेंस का अपोजिट है कमर्शियल फार्मिंग। जैसा नाम लिखा है कमर्शियल, मतलब क्रॉप्स उगाना बाजार के लिए, क्रॉप्स उगाना प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम है कमर्शियल। तो अगर राइस के बारे में बात करें तो राइस एक कमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में, बल्कि ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है उड़ीसा में। ऐसा क्यों? क्योंकि उड़ीसा में फार्म्स में जो फार्मर्स राइस उगाते हैं वो यूजुअली बेचते नहीं हैं, अपने ही फैमिली में कंज्यूम कर लेते हैं। जबकि पंजाब में फार्मर्स वीट के लिए जाने जाते हैं, अगर राइस उगाते हैं तो यूजुअली इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। आइए क्या फीचर्स हैं इसके? तो जहां कमर्शियल फार्मिंग होगी वहां लैंड होल्डिंग्स बड़ी होंगी। मैंने बताया था सबसिस्टेंस और कमर्शियल लगभग एक दूसरे के अपोजिट है। तो लैंड होल्डिंग्स बड़ी होंगी, फार्मर्स मॉडर्न मेथड यूज करेंगे फार्मिंग के आउटपुट्स हाई होंगे, अर्थात प्रोडक्ट ज्यादा पैदा होंगे, फसल ज्यादा पैदा होगी और ज्यादातर फसल मार्केट में किसान बेच भी आएंगे। फार्मर्स इसमें जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फार्मर्स इसमें जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो सरप्लस होता है, अर्थात अपनी नीड से ज्यादा ग्रो करते हैं। नतीजा बाजार में बेचकर सरप्लस कमा लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसका मतलब है जो बड़े किसान हैं, जिनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, वो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब छोटे किसान, देश में सबसिस्टेंस फार्मिंग या कमर्शियल फार्मिंग क्या ज्यादा हो रही है? आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फिर से क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली प्रिवेलेंट इन इंडिया, सबसिस्टेंस और कमर्शियल? आपका जवाब इनमें से कोई एक होना चाहिए। आइए थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग देखते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। जैसा नाम है, शिफ्ट करना, एक जगह स्थिर न रहना। इस टाइप की फार्मिंग ज्यादातर आदिवासी करते हैं और पहाड़ी इलाकों में करते हैं। इसका एक स्पेशल नाम भी है, स्लैश एंड बर्न। जैसा नाम है वैसा ही इस फार्मिंग का काम है। इसमें फार्मर्स जो कि ज्यादातर आदिवासी होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, एब्रोजिन्स होते हैं, है ना, नेटिव पीपल होते हैं, अक्सर क्या करते हैं, फॉरेस्ट के एक पैच ऑफ लैंड को कट कर देते हैं, जंगल का एक हिस्सा काट देते हैं और उसको काटने के बाद जला देते हैं। जो राख बचती है, जो ऐश बचती है, उसी को वहीं पे क्या करते हैं, उस कटे हुए हिस्से में क्या करते हैं, फैला देते हैं, उस जंगल में फैला देते हैं। राख ऐश मैन्योर का काम करती है। फिर क्या करते हैं, सीड्स जो कि उनके पास पुराने क्रॉप्स, जो उन्होंने फूड क्रॉप्स जो बचाए हुए थे, उसी को क्या करते हैं, उसको स्कैटर्ड कर देते हैं और किसी भी तरह का प्लॉइंग या कोई और फार्म एक्टिविटी नहीं करते हैं, जैसे खेतों को पानी देना, फर्टिलाइजर छिड़कना, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई भी काम वो नहीं करते हैं। बस सिंपली सीड छिड़क देते हैं, वो भी मैंने कहा ओल्ड सीड उनके पास जो फूड ग्रेन्स के रूप में रखी थी। और क्या करते हैं, 2 से 3 साल तक उसी लैंड को फार्मिंग करते रहते हैं। जब वहां की सॉइल की फर्टिलिटी चले जाती है, क्यों चली जाती है आप समझ ही गए, क्योंकि वहां कोई टिलिंग नहीं हो रही है, कोई प्लॉइंग नहीं हो रही, कोई फर्टिलाइजर नहीं छिड़क रहे हैं, है ना। नतीजा जब फर्टिलिटी खत्म, वो फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। फिर कहां जाते हैं, फिर वो कहां जाएंगे, खाना तो फिर खाना है। तो नतीजा क्या करेंगे, अब फिर किसी जंगल के दूसरे हिस्से में जाएंगे और फिर कट कर देंगे, अनदर पैच ऑफ लैंड में जाएंगे, क्लियर कर देंगे और यही प्रोसेस फिर से दोहराएंगे। क्या बोलेंगे इसको, शिफ्टिंग। एग्रीकल्चर लैंड एक नहीं है, आप उस लैंड को ओन ही नहीं कर रहे हो, पर ये क्या अच्छा मेथड है? क्या इस मेथड को आप गुड मानते हैं? जी नहीं,
क्योंकि इससे काफी पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, एक लार्ज पीस ऑफ लैंड क्या हो जा रही है, फॉरेस्ट एरिया क्या हो जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है, डिफॉरेस्टेशन कॉज हो रहा है। इसलिए दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। यस, झूम इसका नाम है। यस, अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग नाम है। यस, JHUM, झूम इन असम, पूनम इन केरला, पुडू इन आंध्र प्रदेश। इसीलिए इसके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है। तो फार्मर्स ग्रो करते क्या है? मैंने बताया ये ज्यादातर नेटिव ऑफ द फॉरेस्टेड पीपल होते हैं, ज्यादातर ट्राइबल्स होते हैं ये लोग जो ऐसी फार्मिंग करते हैं। ज्यादातर मेज, वीट, मिलेट और ड्राई पेडी नाम के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, क्योंकि फूड क्रॉप्स चाहिए इनको खाने के लिए, हाँ, जो जंगलों में नहीं मिल पाता है, इसीलिए जंगल को कट करके ग्रो करते हैं। इंटेंसिव, यस, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके, एम्फसाइज करके की जाए, उसे कहते हैं इंटेंसिव। जैसे कोई इंटेंसिव एक्सरसाइज कर ले, इंटेंसिव रनिंग कर ले, तो इंटेंसिव फार्मिंग। ये कब होती है और कहां होती है? जब फार्मर्स के पास खेत तो छोटे होते हैं, पर क्योंकि फैमिली बड़ी है, पॉपुलेशन साइज बड़ी है, तो उसे ज्यादा आउटपुट चाहिए उसी छोटी लैंड से। तो वो उस छोटी सी लैंड से ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए क्या करेगा? यस, इंटेंसिव फार्मिंग करेगा। तो फील्ड छोटी है, फार्म्स छोटे हैं, पर उसको एक्सेसिवली कल्टीवेट किया जा रहा है। ज्यादातर मल्टी क्रॉपिंग होती है, यहां तक मोर देन 1 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। पूरे साल भर लैंड को फैलो अर्थात एम्प्टी नहीं छोड़ा जाता है, कोई ना कोई क्रॉप्स क्या करते रहते हैं? ग्रो करते रहते हैं ऐसे फील्ड में। और क्या होता है? क्योंकि ये फार्मर्स पुअर हैं, लैंड छोटी है, तो इसीलिए मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, सीड्स भी अच्छी यूज करते हैं, और इवन इरिगेशन की भी अच्छी फैसिलिटी रखते हैं, ताकि आउटपुट क्या हो? ज्यादा। करेक्ट। तो ये एक लेबर इंटेंसिव सिस्टम है, मैंने पहले ही बताया। यहां पर पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगी और लैंड की साइज छोटी होगी। इंडिया में भी काफी हद तक इंटेंसिव फार्मिंग होती है ना। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव फार्मिंग, जस्ट अपोजिट ऑफ द इंटेंसिव इज एक्सटेंसिव, मतलब फील्ड बहुत बड़ी बड़ी है। यस, फील्ड बड़ी है और क्रॉप जो है ज्यादातर एक ही उगाते हैं, ज्यादातर एक क्रॉप उगाते हैं और बड़े दूर दूर तक फार्म में एक ही क्रॉप उगाया जाता है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कि वहां पर एनवायरमेंट की कोई समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी फायदे की बात क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि फार्मर्स के पास फील्ड बहुत बड़ी है, क्योंकि उस एरिया की पॉपुलेशन कम है, डिवीजन ऑफ लैंड, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड वहां नहीं हुआ है। और क्या खास बात है? अब लैंड बड़ी है तो कैपिटल ज्यादा चाहिए, कैपिटल लगेगा तो इसीलिए मशीन लगेगी, क्योंकि फील्ड की साइज बहुत बड़ी है। लेबर कम लगेंगे इसमें, यहां पे लेबर ज्यादा लग रहे थे इंटेंसिव में। कैपिटल में क्या हो जाएगा? यस, कैपिटल मतलब पूंजी ज्यादा लगेगी, इसीलिए लेबर यहां पर कम लगेंगे और मशीन यहां पर ज्यादा लगेगी। जस्ट अपोजिट है इंटेंसिव का एक्सटेंसिव। नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग। यस, आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, यस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के पास लार्ज 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 वेरी लार्ज ह्यूज साइज ऑफ फील्ड है और उससे साइंटिफिकली कल्टीवेट किया जा रहा है। और एक सिंगल क्रॉप दूर तक, जहां तक आपकी निगाहें जा सकती हैं, वहां तक क्या हो रहा है? टी 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 मतलब चाय के बगान। पूरे पहाड़ में सिर्फ टी के फार्म है और पता लगा टाटा के चाय के बगान। तो ये क्या है? प्लांटेशन फार्मिंग। एक्सटेंसिव स्केल पे खूब कैपिटल लगाकर, एक्सटेंसिव मशीनरी लगाकर, यस, एक्सटेंसिव मशीनरी, मॉडर्न टेक्निक लगाकर बड़े बड़े बिजनेस हाउस ये कर रहे हैं, जैसे टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, यस, रबर प्लांटेशन इसमें आता है। आइए देखते हैं क्या होता है प्लांटेशन। पहला, वन क्रॉप इन लार्ज फील्ड इज ग्रोन साइंटिफिकली। मैंने पहले बता दिया, मोस्ट मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। यस, लेबर रख करके, एक्सपर्ट्स को रख करके, हायर करके बड़े एरिया में क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा क्रॉप ग्रो करेंगे?
कमर्शियल क्रॉप, अर्थात जिस क्रॉप्स को मार्केट में जाकर के पैक करके बेचा जा सकता है और ह्यूज प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टी, कॉफी, रबर। यस, कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया टी, कॉफी। यस, और क्या करते हैं? लेटेस्ट, यस, मोस्ट मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ह्यूज कैपिटल, बड़ी पूंजी निवेश करते हैं, खूब पैसा लगाते हैं ताकि खूब रिटर्न कमाया जा सके। गॉट इट? अब लास्ट मेथड देखने जा रहे हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। जैसा नाम लिखा है कि इसमें फार्मर्स न सिर्फ क्रॉप उगाते हैं बल्कि अपने साथ एनिमल्स भी पालते हैं, चाहे वो काउ बफेलोज हो, चाहे वो गोट्स हो, चाहे वो पोल्ट्री एनिमल्स हो, मुर्गी जैसी हो। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि अगर किसी वजह से क्रॉप्स फेल हो जाए, यस, रेनफॉल नहीं पड़ी, एक्सेसिव हो गई, क्रॉप्स फेल हो गए, किसान भूखों नहीं मरेगा इसमें। क्यों? क्योंकि उनके पास साथ में क्या है? एनिमल्स हैं, इसीलिए वो दोनों एक साथ करते हैं। क्रॉप्स एंड एनिमल्स बोथ आर रेज्ड टुगेदर। क्रॉप फेल भी हो गया फिर भी यस, फार्मर्स भूखे नहीं मरेंगे क्योंकि उनके पास एनिमल्स हैं, उनका यूज करके, उनके प्रोडक्ट का यूज करके वो पैसा कमा सकते हैं। 2 और मोर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, यस, एक ही फील्ड में क्या कर सकते हैं, ऐसे ही एक क्रॉप खत्म हुआ फिर दूसरा क्रॉप, ताकि हमेशा फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी रहे अपने लिए और अपने एनिमल्स के लिए भी। और क्या करते हैं? रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं, बदल बदल के क्रॉप्स लगाते हैं, सेम क्रॉप नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों? अगर सेम क्रॉप लगाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाएगी, और इसीलिए क्रॉप्स क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं। अगर इस साल व्हीट लगाया तो अगले साल कुछ और क्रॉप लगा देंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा? सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप रिन्यू होती जाएगी, इनको बहुत फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट, इसका मेन मकसद क्या है? मिक्स फार्मिंग का मेन मकसद है स्टेडी इनकम, अर्थात फार्मर्स के पास हर समय पैसे की उपलब्धता रहे, उसकी इनकम सालाना होती रहे, कभी ऐसा ना हो कि वो भूखे मरने की हालात में आ जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करिए और ऑल का बटन, यस, सब्सक्रिप्शन बटन में बेल बटन को प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू एंड बाय एंड सी यू इन अदर वीडियो।